आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है वो क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। अंतर्जनित बल, बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल में क्या आता है? आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और यहाँ पर पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल। अब हम देखते हैं बाह्यजनित बल में अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। ये क्या हमारा स्थल रूपों का विकास है। अब हम इधर देखते हैं, एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। जब हम उसे गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? ऊपर उठता है, और जब वो ठंडा होता जाता है तो नीचे वापस आ जाता है। स्थल मंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक ज्वालामुखी का हमको चित्र दिखाया गया है। ये क्या है? मेटल परपटी, मैग्मा कोस्ट, लावा, निकास वेंट, क्रेटर, गैसें व राख हमको यहाँ पर दी गई है। शब्द की उत्पत्ति। एंडो अंता एक्सोबाह प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो हमें क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पर। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक भूकंप की उत्पत्ति जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। प्लेट सीमा, अधिकेंद्र, भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई। उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपी जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्मों को विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हम देख सकते हैं गुजरात में भूकंप द्वारा कैसे विनाश हुआ था।
यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में जो फिश की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। इन सब से क्या करते हैं वो तरीकों से संभावना लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज में जो भुज शहर है उसमें एक रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंच पाने के कारण हालात चिंताजनक थे। भुज की भारी तबाही। जो भुज की तबाही हुई थी वो कैसे हुई थी? फोन लाइनें, जब पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। छठा, भूकंपी प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति को घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। दूसरा, कल्पना करें कि यदि स्कूल के समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप लेखी। हम यहाँ पर भूकंप लेखी को देख सकते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास अथवा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के एंजल जलप्रपात है। यह अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात। अब देख सकते हैं एक जलप्रपात, कठोर सेल, जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु सेल हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं
बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसर्प, फिर यहाँ पर चाप झील, तटबंध, और ये क्या है, बाढ़ का मैदान हमको जो दिखाया गया है। विभाजित हो जाती है नदियाँ, फिर जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे हम देख सकते हैं डेल्टा, ये मुख्य नदी हमको दिखाई गई है, और ये वितरिका विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे तथा डेल्टा का नाम निर्माण करती है। ऐसी नदियों के नाम ढूंढना है हमको जो किसका, डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंगे के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृति को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सेली तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये स्टेक, तटीय मेहराब और ये समुद्री गुफा हमको दिखाई गई है। हिमनद के कार्य। हिमनद, ये हमको यहाँ पर हिमनद दिखाई गई है। इसकी क्या क्या कार्य है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपण होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। अब देख सकते हैं बालू के टिम्बे हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं। पवन के क्या क्या कार्य होते हैं? क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तर होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिम्बा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब रेत क्या होती है, हवा चलती है तो उसके साथ रेत भी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और जब हवा रुक जाती है तो क्या होती है, एक टीले जैसा बन जाता है। उसको क्या कहते हैं, हम बालू टिम्बा कहते हैं। एक पहाड़ी के आकार का छोटा सा यहाँ पर टीला बन जाता है, तो हमको उसको बालू टिम्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।